नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आफताब का नार्को टेस्ट अगले हफ्ते हो सकता है। आज सारे सबूत मिल गए। आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह मारा, पीटा, कई टुकड़ों में उसे मौत के घाट उतारने के बाद काट डाला। 1.5 साल तक, फिर से आप सुने, 1.5 साल तक आफताब ने श्रद्धा को पहले टॉर्चर किया। 1-2 बार नहीं, 7 बार ऐसे वाक्य हुए जब आफताब बिना रुके श्रद्धा को पीटता रहा। श्रद्धा के शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान भी मिले। श्रद्धा को कई कई घंटों तक कमरे में बंद करके रखना, कोई मिलने आए तो मिलने ना देना, डरा धमकाकर अस्पताल ले जाना, डॉक्टर के सामने खड़े रहना ताकि श्रद्धा कुछ कह ना पाए। इस मर्डर मिस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इस बीच श्रद्धा का कत्ल भी अब फुल पॉलिटिकल हो चुका है। गुजरात के गांधीधाम शहर से आफताब पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर आई। असम के मुख्यमंत्री ने आफताब का जिक्र करके पब्लिक से वोट मांगा। तो क्या आफताब नाम की चोट से वोट मिलेगा? अगर हां तो क्यों? समझने के लिए देखिए बहुत खास रिपोर्ट। नाक पर चोट का निशान, आंखों में सूजन, गर्दन के ठीक नीचे जख्म। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में सबसे सनसनीखेज खुलासा। आफताब ने श्रद्धा को न सिर्फ मारा बल्कि मारने से पहले कई महीनों तक उसे तड़पाया, जलाया, पीटा और अब श्रद्धा का मर्डर फुल पॉलिटिकल हो गया है। गुजरात चुनाव में आफताब की एंट्री हो गई है, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अभी अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जहाज का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहां रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दी। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। असम के सीएम ने कह दिया है कि अगर मजबूत सरकार नहीं चुनोगे तो हर शहर में ऐसा आफताब पैदा होगा, हर शहर में ऐसे ही श्रद्धा के टुकड़े होंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा को ऐसा क्यों कहना पड़ा, पहले ये देखिए। श्रद्धा ने खुद बताया था, मैसेज भी किया था, आफताब ने बहुत मारा, मेरा बीपी लो है, बेड से उठने की हिम्मत नहीं है। हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था। उसके साथ वो लड़का ही था जिसके बारे में अभी हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, वो आफताब। श्रद्धा ने बोले लिखो, मैडम को बोले उसको कैसे करके पुलिस स्टेशन बंद करवाओ, नहीं तो मुझे मार देगा, ऐसा ऐसा। मैंने सुना उन लोगों का कन्वर्सेशन। श्रद्धा बहुत डिप्रेस थी। 3rd डिग्री टॉर्चर का शिकार हुई श्रद्धा। आफताब ने कई महीनों तक उसे मारा, उसे पीटा, उसे सिगरेट से जलाया, घंटों घंटों तक तड़पाया। फिर श्रद्धा ने अपनी एक और चैट में आफताब की हैवानियत का सच क्यों छिपाया? जब एक दोस्त ने श्रद्धा से पूछा तुम्हारी नाक पर क्या हुआ, तो श्रद्धा ने फ्रैक्चर का बहाना क्यों बनाया? सीढ़ियों से गिरने की बात क्यों कही? आफताब एक सन की आशिक था। वो पहले अपनी सनक दिखाता, श्रद्धा को बेरहमी से पीटता, फिर उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता, हॉस्पिटल में जुबान बंद रखने के लिए डराता, धमकाता। श्रद्धा का 3 दिसंबर 2020 का एक ऐसा ही मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हमारे हाथ लगा है, गौर से पढ़िए। श्रद्धा का नाम भी है, डेट और टाइम ऑफ एडमिशन भी है। पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, गर्दन मोड़ने में तकलीफ, लोअर लिम्ब यानी पैर के घुटने नम। क्या यह सब कुछ आफताब के टॉर्चर के बाद ही हुआ? हमने उस हॉस्पिटल को ढूंढ निकाला है जहां श्रद्धा ने अपना इलाज कराया था। हमें उस डॉक्टर ने बताया है कि श्रद्धा के साथ आफताब भी आया था। श्रद्धा ने अपने जिन दोस्तों से आफताब की टॉर्चर स्टोरी शेयर की थी, उन सब ने आफताब की हैवानियत की मिनट टू मिनट डिटेल दी है। श्रद्धा के 35 टुकड़ों की तलाश दिल्ली में हो रही है। हर रोज पुलिस के हाथ अहम सबूत लग रहे हैं।
इस काली पन्नी में क्या मिला, इसे कहां फेंका गया? श्रद्धा के कटे हुए सिर की तलाश कर रही पुलिस अब किन किन स्पॉट्स को खंगाल रही है, पूरी डिटेल थोड़ी देर में देंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि मई 2022 की इस मर्डर मिस्ट्री की 2020 वाली हिस्ट्री क्या है। इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा खुद श्रद्धा के पिता ने किया है। उन्होंने कहा है कि आफताब इस लेवल का टॉर्चर करता था कि श्रद्धा को अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर घर से बाहर भागना पड़ता था। तो मतलब बहुत बुरी तरह पीटता था क्या अंकल? मतलब एकदम वैसा कुछ कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था? वो अभी जहाँ रहते थे वो बाजू वाले बोल रहे कि वो घर से दौड़ के नीचे जाती थी। अच्छा। मतलब ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी तभी तो वो इतना दौड़ के जा रही है बाहर। अच्छा, मतलब इतना मारता था कि दौड़ के घर के बाहर जाना पड़ता था। मुंबई में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि श्रद्धा को आफताब से जान बचाने के लिए एक बार नहीं कई बार घर छोड़कर भागना पड़ा? पहले इससे जुड़े कुछ सबूत देखिए। 2020 में आफताब ने श्रद्धा को 1 या 2 बार नहीं 7 बार बुरी तरह से पीटा। श्रद्धा जिस कंपनी में काम करती थी उसके टीम लीड ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने उसे फोन करके बताया था कि आफताब ने उसे बुरी तरह से पीटा है और वो ऑफिस नहीं आ सकती। तब श्रद्धा ने अपनी चोट वाली तस्वीर भी शेयर की थी। अब एक एक करके हम आपको श्रद्धा के कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चैट के एक हिस्से में सामने वाले शख्स ने श्रद्धा से कहा, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाद में यही शख्स श्रद्धा को एक एड्रेस देता है और कहता है कि इस एड्रेस पर चली जाओ और वहीं पर बैठो, मैं कुछ करता हूं। फिर श्रद्धा के मोबाइल पर एक शख्स का नंबर आता है जिसमें लिखा होता है कि यह शख्स तुम्हारे घर के पास है, उससे तुम्हारी डिटेल शेयर कर दी है। बच्चे घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तफ्तीश के दौरान हमें श्रद्धा का एक दोस्त मिला और इसने उस घटना की जो मिनट टू मिनट डिटेल दी है वो बताने के लिए काफी है कि आफताब इंसान नहीं हैवान था। आखिर क्या हुआ था? ये बात है नवंबर 2020 की, जब मैं घर पे था मुझे एक डायरेक्ट कॉल आया था। उनके एक करीबी दोस्त थे करण करके, सेम ऑफिस के, तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि उनके ऑफिस की एक लड़की को बेरहमी से उनके लिव इन पार्टनर ने मारा हुआ है और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो हालांकि मेरे भाई उस दिन ड्यूटी पे जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं घर पे था, कि आप प्लीज़ उनको जाके मदद करिए। तो हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया। जब हम उनको घर पे बुलाए तो हम भरोसा नहीं कर पाए कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था, सर पे, पेट पे, पीठ पे। तो बाद में हमने वो लड़की से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि उनके जो लिव इन पार्टनर है वो उन पे फोर्सफुली मतलब चोक करना चाहते थे, तो किसी तरह वो बच के आई थी और उनके पास हेल्प नहीं था। तो हम उनको इमीडिएटली यहाँ से हम तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए जो नालासोपारा ईस्ट में है। हमने एनसी दर्ज करवाई और उसी रात उनको हमने बोला कि अगर आपको फिजिकली अगर टॉर्चर हो रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए, अगर आपको हेल्प चाहिए या मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बोलिए, हम आपको वुमेन हेल्प देंगे। तो यहाँ ही हमने नज़दीकी एक वुमेन हेल्प सेंटर है जिनसे हमने हेल्प भी मांगा था, मगर बाद में वो खुद बैकआउट करके ये बोल दी कि नहीं, मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, एक बार और एक मौका देना चाहिए उनको। जब वो मेरे से पहले बार उनका कांटेक्ट हुआ था तो उनके फेस के नीचे यहाँ पूरा ब्लैक हुआ था, उनके पेट के यहाँ एग्जैक्ट किडनी के यहाँ पूरा ब्लैक हुआ था और उनके गले पे स्ट्रैंगल का मतलब मार्क्स थे, फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे कोई गला दबाता है उस तरह के निशान। चोक किया हुआ, मगर पूरा बोल नहीं सकता क्योंकि उतना मेरे पास मतलब अभी उनका फोटोग्राफ भी मेरे फ़ोन में था, हालांकि मेरा फ़ोन चेंज हो गया, नहीं तो मैं आपको वो फ़ोटो बाकायदा अभी बता दिया होता। वो होने के बाद वो जब आ भी रही थी तो वो मतलब क्लियरली बात नहीं कर पा रही थी, वो बहुत डरी डरी थी, बोलने की कंडीशन में थी, यानी कि इतनी बुरी तरह मारा गया था। अगर इंग्लिश में बोल पाओ तो बहुत ज़्यादा फियरिंग हो गई थी, वो स्टैमर कर करके बोल रही थी। श्रद्धा के दिल और दिमाग में आफताब का खौफ किस कदर हावी था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से बात करते वक्त भी चोट की असली कहानी नहीं बताया करती थी। मगर श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट बताती है, डॉक्टर्स की गवाही बताती है कि उसके जख्म काफी गहरे थे और चूंकि आफताब हॉस्पिटल में उसके साथ था इसलिए डर के मारे श्रद्धा सच नहीं बता पाई। गौर से सुनिएगा। साल 2020 में श्रद्धा नालासोपारा के ओजोन हॉस्पिटल में 3 दिसंबर को भर्ती हुई थी। सबसे पहले आपको उस हॉस्पिटल की
तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, ये वो जोन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा भर्ती हुई थी और 6 दिसंबर तक यहाँ पर भर्ती रही थी। उसके बैक में पेन था, नाक में दर्द था, गले में सूजन था। इसके अलावा उसके चेहरे पे कुछ इंजरी के निशान थे, बैक में भी पेन था, क्योंकि श्रद्धा को बुरी तरह से आफताब ने पीटा था। उसके बाद यहाँ पर श्रद्धा आई थी, यहाँ पर भर्ती हुई थी, उसका इलाज हुआ था और 4 दिनों तक भर्ती रहने के बाद जो है श्रद्धा को 6 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया। उसको काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था उसके गर्दन में और पीठ में, नीचे की पीठ में, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। चोट लगी कैसे, किस वजह से दर्द हो रही, कुछ बताया उन्होंने? हमने हिस्ट्री पूछा, लेकिन पेशेंट ने ऐसा कोई हिस्ट्री हमें नहीं बताया कि जिसके कारण हुआ। पेशेंट को भी कोई हिस्ट्री रिकॉल नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों से सिम्टम्स 4-5 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा उसने बताया। मारपीट में भी चोट लग सकती है? हो सकता है, लेकिन ऐसा पेशेंट ने कोई हिस्ट्री तो बताया नहीं। मतलब कोई रीज़न नहीं बताया कुल मिलाकर, क्योंकि जो जिस तरह के अभी पूरे सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि उसके साथ में मारपीट होता था। हो सकता है चोट की वजह से भी निशान रहे हो, इसलिए शायद उन्होंने हिस्ट्री नहीं बताई। आमतौर पर डॉक्टर पूछते हैं कि वैलिड रीज़न, तो आपने भी पूछा लेकिन उन्होंने वैलिड रीज़न, लेकिन हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया। तो उसके साथ में कौन आया था और उसको भर्ती कराने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए कौन आता था? उसके साथ वो लड़का ही था जिसके बारे में अभी हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, वो आफताब। यस। तो आफताब से कुछ बातचीत होती? आफताब ने कुछ कहा कैसे चोट लगी और यहाँ पर कैसे आए? उनको भी हमने पूछा तो उन्होंने वही हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया किस कारण से चोट लगी। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि खुद श्रद्धा ने अपने एक दोस्त से कहा था कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, नहीं तो आफताब मुझे मार देगा। यानी श्रद्धा को मुंबई में ही पता चल चुका था कि आज नहीं तो कल आफताब उसका मर्डर कर ही देगा। आफताब सिर्फ मारता पीटता नहीं था, श्रद्धा को घर में कैदी की तरह बंद करके भी रखता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुंबई से दिल्ली आ गई, आफताब के साथ रहने लगी, घुट घुट कर जीती रही और मौत का इंतजार करती रही। मैडम को बोलने लगी मेरे को हेल्प चाहिए, नहीं तो मेरे को मार देगा। अच्छा, मतलब श्रद्धा को ये डर था कि आफताब उसको मार देगा, इस तरह की बात श्रद्धा कह रही थी? हाँ, श्रद्धा कह रही थी। एक्चुअली उसका अफेयर भी था कुछ। क्या कह रही थी? श्रद्धा बोली थी ये हमेशा मुझे मारते रहता है, गला दबा घर के अंदर बंद रखता है। एक्चुअली मेरे घर के अंदर कैसा निकल के आप लोग के पास आई। कहाँ पर मार लगी थी? उनको गले पे लगी थी और थोड़ा पीठ पे लगी थी, और एक्चुअली लगी ज्यादा थी। और हम लोग हॉस्पिटल चले तो हॉस्पिटल नहीं गई, डरी से बहुत डरी हुई थी। वो टाइम पे डरी हुई थी बच्ची हो, मगर एक्चुअली मालूम है कि उसको कोई हेल्प नहीं करता। बाद में हम लोग से हेल्प मांगे, हम लोग तुरंत खड़ा हो उसके हेल्प के लिए। मतलब आप लोगों के पास आए, उसके बाद आप लोग जो है जो महिला वुमेन सेल है वहाँ पर लेकर जो हाँ, हमारा महिला मंडल है पूनम भिडलान करके, हमारी वो भी बेचारी बहुत हेल्प की। वो भी हमारे साथ में आए, हमारे ऑफिस से, मतलब ऑफिस से बैठे, बात की अच्छे से, उनका बात हुआ तो बोले ठीक है। तो हम लोग नंबर वगैरह लिए, मैडम का हमारे नंबर लिए। श्रद्धा क्या बोल रही थी? श्रद्धा ने बोले लिखो, मैडम को बोले उसको कैसे करके पुलिस स्टेशन बंद करवाओ, नहीं तो मुझे मार देगा, ऐसा वैसा। तो मैडम बोले ठीक है। तो कल बुलाए तो आए नहीं, बाद में क्यों मार रहे थे, कुछ बताया था? ऐसा कुछ वजह नहीं बताई, मगर हमेशा बोलते थोड़ा मोड़ा झगड़ा करने मारता है, अफेयर है बोलते, गर्लफ्रेंड से बात करते रहता है। बाद में ये वो 2-3 लड़कियों का अफेयर था एक्चुअली। मतलब दूसरी कई लड़कियों के संपर्क में था? फोन पर बात करता था? हाँ, फोन वगैरह में बात करता था एक्चुअली। और वो ज़्यादा लड़कियों के मामले में ज़्यादा ये था, मतलब लड़कियों को मतलब आना जाना उसके घर पे ज़्यादा था, और एवरसाइन लास्ट में एक्चुअली रहता था क्या। 2020 से 2022 तक की पूरी क्रोनोलॉजी खंगाली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट 1 का लोकेशन दिल्ली है, तो पार्ट 2 का लोकेशन है मुंबई। चूंकि क्राइम सीन दिल्ली है, इसलिए सबसे तेज एक्शन यहीं पर हो रहा है। पहली बार कैमरे पर पुलिस के हाथ लगा एक गार्बेज बैग कैप्चर हुआ है। अब इस पॉलिथीन में क्या है? श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहां है? बाकी के बॉडी पार्ट्स कहां हैं? फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है। पुलिस की टीम जब गुरुग्राम पहुंची, जिस जगह पर छानबीन की जा रही थी जिन झाड़ियों में, उसके अंदर से कुछ सबूत दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं। एक काले रंग की पन्नी में कुछ सबूत लेकर दिल्ली पुलिस की टीम उस झाड़ियों वाले इलाके से बाहर निकली है। और आप ये गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये एसीपी महरौली की गाड़ी है, और इसी गाड़ी के अंदर उस काले रंग की पन्नी को रखा गया है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। ये आप झाड़ियां देख रहे हैं, इसी झाड़ियों की तलाशी जो है वो ली गई थी। डंडे लेकर बाकायदा दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे थे।
आप ये पूरा इलाका देखेंगे, ये पूरा झाड़ियों का रिज का इलाका है। इसी जगह पर जो है वो छानबीन की गई और काले रंग की पन्नी के अंदर कुछ निकाला गया है। जो सबूत यहाँ से जुटाया गया वो इस जगह से जुटाया गया। आप देख रहे हैं कि पूरा जो कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, इसी बीच से ही एक काले रंग की पन्नी में कुछ संदिग्ध चीज दिल्ली पुलिस यहाँ से निकली है। हालांकि उस पन्नी में क्या है, इस बारे में एसीपी महरौली से जब पूछा गया तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि जिस जगह से वो काले रंग की पन्नी में जो संदिग्ध चीज निकाली गई है, वो जगह आप देखेंगे तो इस पूरे झाड़ियों के इलाके में बिल्कुल बीचों बीच वो जगह है। इस जगह से आप रोड देखेंगे तो रोड थोड़ी दूर है और इस रिज इलाके की जो बाउंड्री आप देखेंगे वो भी थोड़ी दूर है। तो बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई चीज यहाँ पर छुपाई गई थी तो इस पूरे रिज इलाके में बिल्कुल बीचों बीच छुपाई गई थी। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर डंडों के साथ पहुंची थी। बाद में खोदने वाले जो औजार हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए और इस पूरे इलाके की छानबीन की गई। आफताब बार बार अपने बयान से पलट रहा है। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ बता रहा है। कभी कह रहा है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए, तो कभी बता रहा है कि 18 से 20 टुकड़े ही किए। वो माइंड गेम खेल रहा है। आफताब अपने घर से यानी कि छतरपुर के इसी फ्लैट से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने गांजे की सिगरेट पी और दोबारा से वो फ्लैट में आया, जिसके बाद दोबारा आपस में उनकी कहासुनी हुई और 9 से 10 बजे के बीच में उसने ये बताया कि उसने श्रद्धा के साथ मारपीट की, उसका गला दबाया और उसका यह कहना है कि वो गांजे के नशे में था, उसे पता नहीं लगा कि श्रद्धा की सांसें कब रुक गईं। और यही नहीं, उसके बाद उसने कहा कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, वो गांजे के नशे में था। और साथ ही उसने ये भी कहा कि रात भर जब वहां पर बॉडी पड़ी रही तो बॉडी के रखे होने के बावजूद वो लगातार अपने इसी फ्लैट के अंदर गांजे की सिगरेट जो है वो पीता रहा। और अगले दिन वो घर से बाहर निकला जब उसने फ्रिज खरीदा और फ्रिज के अलावा एक आरी खरीदी जिससे उसने इसने टुकड़े किए। आफताब आदतन नशा करता था, यानी वो एक ड्रग एडिक्ट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा के पास आफताब के ड्रग से जुड़े कुछ ऐसे सबूत भी थे जो आफताब को मुश्किल में डाल सकते थे। श्रद्धा के फोन में आफताब के ड्रग्स वाले वीडियो तक मौजूद थे और इस बात का खुलासा भी श्रद्धा की मदद करने वाला दोस्त कर चुका है। हालांकि उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस ये भी है कि वो उसके नशे की आदत भी थी आफताब की। किस टाइप का नशा करता था? वो बीच में ड्रग पेडलिंग भी करता था। ऐसे श्रद्धा ने हमको बताया था कि श्रद्धा बोल रही थी अगर ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, तो उसके पास एक प्रूफ था श्रद्धा के पास, और उसके फोन में एक प्रूफ था जहां उसको ये क्लियरली उसके पास एक एविडेंस था कि वो ड्रग पेडलिंग करता था। कभी दिखाया श्रद्धा ने कुछ बताया? बताती थी खाली। उसने सिर्फ बोला था, क्योंकि वो दिन जब मैं मिला था वो मेरा पहला इंटरेक्शन था, तो इसलिए वो पूरा मैं उससे पूछ नहीं सकता था। उसने जो बताया वो हालत में वो मैंने सुन लिया। मैंने मेरे भाई को बताया, मैंने मेरे दोस्त लोग को बताया और करण को मैंने इन्फॉर्म कर दिया जो उसके कंपनी में काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक आफताब ज्यादातर अपने फोन पर चैटिंग करता रहता था। श्रद्धा के पूछने पर कि वो किससे चैट कर रहा है, इस सवाल पर वो गोलमोल जवाब देता था। तभी दोनों में झगड़ा भी होता था। इसीलिए अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। आफताब, श्रद्धा और उसके दोस्तों की चैट्स को रिट्रीव कराया जा रहा है। कत्ल के दिनों के दौरान की चैट्स भी रिट्रीव की जा रही है। मगर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा का सिर मिलना, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स मिलने। इसलिए दिल्ली से लेकर आफताब के गुरुग्राम ऑफिस वाले लोकेशन तक एक्शन तेज हो चुका है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गई है और आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊं कि दिल्ली पुलिस की एक टीम सुबह गुरुग्राम पहुंची है। दरअसल गुरुग्राम वो जगह है जहां पर आफताब काम किया करता था। आफताब की आखिरी नौकरी गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी में बने सीवेंट कंपनी में थी और आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की टीम अब गुरुग्राम पहुंची है। साथ ही डीएलएफ सिटी में जिस जगह पे आफताब काम किया करता था उसी कंपनी के पास का ये जो झाड़ियों का इलाका है वहां की अब दिल्ली पुलिस तलाशी ले रही है। आप देखेंगे जो सीवर है उसको भी एक तरीके से खोदकर यहां से देखा जा रहा है कि अंदर क्या क्या जो है वो कचरा डंप किया गया है, जो सामान है वो यहाँ पे डंप किया गया है। और आप देखेंगे कि डंडों के साथ दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और हर सस्पिशियस जगह की छानबीन जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके आगे दरअसल एक खंजर की तरह ये धारदार हथियार लगा है और इसकी मदद से जो तमाम झाड़ियां हैं, जो कांटेदार यहाँ पर झाड़ियां हैं, उनको हटाया जा रहा है ताकि सर्च ऑपरेशन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। आफताब नार्को टेस्ट के लिए भी राजी हो चुका है, अपना कंसेंट दे चुका है, लेकिन जिस बेरहमी से उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए उसके बाद श्रद्धा के पिता का सिर्फ यही कहना है कि आफताब के साथ भी वही सलूक हो। बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फांसी की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप दादा?
मैंने तो कह दिया है ऐसे ही कि इसको फांसी से भी अगर बदतर सजा होगी तो वो दीजिए पहले। मुझे तो यही लग रहा है, अगर मेरी बेटी का ऐसा उसने हाल किया है हाँ। तो उसका नतीजा तो उसके भी ऐसे हाथ पैर काट के उसको पहले चौराहे पे खड़ा करो और फिर फांसी दे दो। इस मर्डरकांड के बाद लोगों का गुस्सा भी अपने चरम पर है और सबकी डिमांड भी यही है कि जिस तरह योगी ने 17 साल की निधि को चौथी मंजिल से फेंकने वाले आरोपी सूफियान का एनकाउंटर किया, आफताब के साथ भी वैसा ही हो। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं। कल शाम इसी वक्त प्रधानमंत्री वलसाड में होंगे। कल प्राइम टाइम के वक्त मोदी का रोड शो होगा, रैली होगी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। इसके बाद परसों सुबह प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे। गुजरात के अलग अलग इलाकों में, वेरावल में, धोराजी में, अमरेली में, बोटाड में प्रधानमंत्री की एक दिन में 4 रैलियां रखी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं गुजरात में प्रचार धुआंधार हो रहा है। शुरुआत तो आज हो चुकी है। आज बीजेपी ने 182 में से 89 सीटों पर स्टार प्रचारक उतार दिए। हर तीसरी सीट पर कैंपेन करने के लिए बड़ा नेता पहुंचा। किस नेता ने क्या कहा, पूरा प्रचार विकास पर हुआ या हिंदू मुसलमान पर हुआ, धर्म पर हुआ या कर्म पर हुआ, गुजरात चुनाव समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है। नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही गड़ेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है। अरे बाबा, हिंदू धर्म तुमने जन्म दिया था क्या? तुम खत्म करेगा? 5000 साल से हिंदू है। जब तक संघर्ष सूरज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। मोदी के गुजरात दौरे के बस चंद घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने पूरा माहौल बना दिया है। जय श्री राम, भारत माता की। 82 सीटों पर एक साथ 3 मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज ने एक साथ कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोरबी, भरूच और सूरत में रैलियां हुई। योगी ने पिन पॉइंट टारगेट किया। योगी की जुबान से जो तीर निकले विरोधियों के कलेजे में सीधे चुभे। मसलन, मोदी है तो मुमकिन है, विकास मतलब मोदी है, विनाश मतलब विरोधी हैं, हिंदुत्व को प्रणाम, काशी द्वारका राम, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध, गुजरात यूपी मॉडल का प्रयोग, गुजरात को फुल मैसेज। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने
कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था, कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया। ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है, विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम देश का विरोध करने वालों के बीच में हो जाता है। और गुजरात से ज्यादा इसको कौन समझ सकता है। योगी को मोरबी, भरूच, सूरत में आखिर क्यों भेजा गया, पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। उधर एक और फ्रंट खुला जिसकी कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। मांडवी, अबडासा, मोरबी और भावनगर पश्चिम विधानसभाएं। शिवराज ने भी मोदी का नाम लिया, शब्द बाण से सीधा कांग्रेस राहुल पर अटैक किया। नर्मदा का नाम लिया, कांग्रेस को बेनकाब किया। राहुल खरपतवार, मोदी कल्प वृक्ष, केजरीवाल बबूल का पेड़, मोदी भगवान का वरदान, मोदी का अपमान, गुजरात का अपमान, एक एक तीर बिल्कुल निशाने पर। गीता में जो बात कही थी, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र भाई मोदी, और नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री हैं। उनकी मां जब हम देखते हैं तो हृदय श्रद्धा से भर जाता है। तो देवी है वो, तुम मां का भी अपमान करते हो। ये नरेंद्र भाई का अपमान नहीं, गुजरात का अपमान है। नरेंद्र भाई ने एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है। मोदी जी कल्प वृक्ष है। मोदी है तो मुमकिन है। जो जरूरी है वो मोदी जी देश को भी दे रहे हैं, गुजरात को भी दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो बबूल के पेड़ है, केवल कांटे मिलेंगे। और राहुल बाबा खरपतवार है। शिवराज सिंह चौहान को खास तौर पर संभाली मांडवी, अबडासा, मोरबी और भावनगर पश्चिम इलाके क्यों दिए गए, इसकी भी वजह बताएंगे। बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग का तीसरा और सबसे तगड़ा फ्रंट असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने अंजार, आदिपुर, कामरेज में खोला। और यहां से हिमंत बिश्वा शर्मा ने भगवा मिसाइल का प्रयोग किया, जमकर मुसलमान किया, 3 तलाक का जिक्र किया, लव जिहाद की बात की, समान नागरिक संहिता की जरूरत समझाई, गांधी परिवार पर अटैक किया, कांग्रेस आप को समेट दिया, कांग्रेस आप मुसलमान की बात की, लेकिन मैसेज पूरा हिंदू वोटर्स को दिया। एक पार्टी आए हैं, आप पार्टी, आप हो खास हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका एक लीडर है भाई अमानुल्लाह। ये अमानुल्लाह ने सीए का समय दिल्ली में जो संत्रास किया, आप समझ नहीं सकता है दिल्ली में कितना दंगा फसाद करवाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको दोबारा टिकट दे दिया। अभी एक मंत्री है उनका कैबिनेट में, अभी विधायक है, उनको लीडर भी बनाया कि देश में हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए। अरे बाबा, हिंदू धर्म तुमने जन्म दिया था क्या, तुम खत्म करेगा? 5000 साल से हिंदू है, जब तक चंद्र सूरज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हिमंत बिश्वा शर्मा ने ऐसी बातें क्यों की, आगे बताएंगे। लेकिन पहले योगी जहां जहां गए वहां का इक्वेशन समझते हैं। आपको समझाते हैं योगी आदित्यनाथ का गुजरात के चुनाव में मतलब क्या है। योगी मतलब योगी का सुशासन, योगी का लॉ एंड ऑर्डर, माफिया पर एक्शन और हिंदू हित चिंतक। योगी की यही इमेज गुजरात के 90% हिंदुओं को सीधे प्रभावित करती है।
और ये ग्राउंड पर कितना नजर आ रही है, सूरत की गोडादरा सीट से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर योगी आने वाले हैं और उनका प्रचार ऐसे हुआ। एक दिन पहले ही बुलडोजर चलाया गया। अब आपको समझाते हैं कि योगी के प्रचार की शुरुआत वांकानेर, मोरबी और सौराष्ट्र से क्यों की गई। वांकानेर सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 2017 में वांकानेर सीट बीजेपी सिर्फ 1361 वोट से हार गई थी। वांकानेर से सटे टंकारा में कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी को बड़े मार्जिन से हराया था। राजकोट की 11 सीटों में से एक वांकानेर सीट है। राजकोट की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने इस बार नए प्रत्याशी उतारे हैं। राजकोट की ये चारों सीटें वांकानेर से सटे इलाके में है। हालांकि 2017 में राजकोट की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं या फिर जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, उन इलाकों पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उन्हीं में से एक सीट वांकानेर है। ठीक वैसे ही भरूच की झागड़िया सीट पर भी सोच समझकर योगी को प्रचार की कमान सौंपी गई। 2017 में झागड़िया सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी को बड़े अंतर से हराया था। यह सीट भरूच की 5 सीटों में से एक है। भरूच कांग्रेस का गढ़ रहा है, अहमद पटेल का इलाका है। भरूच में करीब 1/3 वोटर्स आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज बीजेपी के लिए गुजरात में कमजोर कड़ी रहा है। आदिवासी समाज को बीजेपी लगातार हिंदुत्व के नाम पर अपने साथ जोड़ने में लगी है। आरएसएस भी आदिवासी इलाके में कई कार्यक्रम चला रहा है। गुजरात में आदिवासियों के बीच बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपनाने का मुद्दा भी चर्चा में रहता है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। सूरत के 84 विधानसभा सीट को भी मैसेज पहुंचाना था, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो 16 में से कम 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे इस इलाके से चुनावी मैदान में हैं। इस इलाके से बीजेपी ने 2017 में बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी इस बार भी उसे दोहराना चाहती है। यहाँ हिंदू वोटर्स को छिटकने से बचाने की चुनौती है, लिहाजा योगी को बागडोर सौंपी गई। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर भी जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ भी भव्य परिसर के निर्माण का कार्यक्रम हो, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, उत्तराखंड के केदारनाथपुरी और बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने का हो, या फिर उज्जैन के महाकाल को महालोक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व की ही क्षमता को प्रदर्शित करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।